गाड़ी के असल कागजात खरीदार को ना देना कार डीलर को महंगा पड़ गया। कंज्यूमर कोर्ट ने कार डीलर पर 2,50,000 जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को गाड़ी की असल कागजात फराहम करने का हुक्म भी दे दिया है। गाड़ी के असल कागजात खरीदार को ना देना कार डीलर को महंगा पड़ गया है। मजीद तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज जमाली से। मुमताज, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी देखिए, आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट की जावेद अली कोरोगी की अदालत में गाड़ी के असल कागजात खरीदार को न देने का ये मामला है, जहां पर डीलर शेख आनी को महंगा पड़ गया है। ये मामला अदालत ने डीलर पर 2,50,000 का जुर्माना भी आयद कर दिया, जिसके अदालत का दरख्वास्तदार को कार के असली कागजात जो है वो भी फराहम करने का हुक्म दिए हैं। फाइल न देने की सूरत में गाड़ी की रकम 15% मुनाफे के साथ वापस करने का भी हुक्म दे दिया है। दरख्वास्तदार का यह मौक़िफ़ है कि उन्होंने 25 लाख रुपए में इस्तेमालशुदा टोयोटा गाड़ी खरीदी थी। रकम अदा करने के बावजूद गाड़ी की फाइल जो है उनको फराहम नहीं की गई थी। उन्होंने डीलर जो शेख आनी कपूर है उनको बार बार दरख्वास्तें भी की हैं और डीलर को भी दरख्वास्त की है, लिहाजा उनको फाइल नहीं दी गई थी। उस पर उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में केस फाइल किया था। जी बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली। बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन वाजिबात की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स लेबर यूनियन जिला बस्ती की जानिब से बल्दिया बस्ती के हेड ऑफिस पर मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जानेंगे। रिजवान, बताइएगा एहतजाज क्यों किया जा रहा है और क्या मुतालबात हैं इनके? जी बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान पीपल्स पार्टी का नारा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स लेबर यूनियन जो है वो सरापा एहतजाज है और उनका मुतालबा ये है कि 7,200 जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुलाजमीन हैं उनको ना 20% इजाफी तनख्वाह दी जा रही है, ना इस मद में उनके एरियर अदा किए जा रहे हैं, और जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो भी हक तलफी से दोचार हैं, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं वो टाइम स्केल से महरूम हैं। मोहम्मद अली मौजूद है हमारे साथ, चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं ये पीपल्स लेबर यूनियन के। फरमाइएगा, मुतालबा आपका सुनने में ये आया था कि मान लिया गया है, फिर क्या हुआ, एहतजाज पे क्यों मजबूर हुए? नहीं, ये तो अल्फाजों के अंदर इन्होंने माना था हमारा मुतालबा, तो अल्फाजों से तो नहीं, जब तक के अमली काम नहीं करेंगे, जब तक कि हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। और हमने जो इनको कहा कि 20% आप अदा कर दें, इन्होंने कहा कि हम इस तनख्वाह में लगा देंगे। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि जी पैसे नहीं है। फिर एक जो है अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला 5 करोड़ रुपए या 7 करोड़ रुपए जो है डीएमसी के लिए कोई मसला नहीं है, जो 20% हम अदा कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो ये अफसरान ये अदा कर सकते हैं। इसमें रुकावट कहाँ आ रही है? जब आप कह रहे हैं फंड भी दस्तयाब हैं, तो फिर अदायगियाँ क्यों नहीं हो रही? असल के अंदर ये उस फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, बैंक के अंदर जो है रखे हुए हैं, या पता नहीं कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा करप्शन का एक बाजार बहुत ज़बरदस्त तरीके से गर्म है, तो हम उसी करप्शन को जो उजागर कर रहे हैं। और ये करप्शन अगर ना हो तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है ये डीएमसी सेंट्रल एक जो है बेहतरीन जो इदारा बनेगा, और कोई मजदूर जो है यहाँ पर एहतजाज के लिए सोचेगा भी नहीं, जबकि उसको उसके हकूक मिलेंगे। तो बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कह रहे थे कि करप्शन को अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो मुलाजमीन को। बहुत शुक्रिया रिजवान, हमें अपडेट है। शाहराह फैसल से मुत्तसिल सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। सड़क पर मौजूद गड्ढे गाड़ियों की खराबी का बायस बन रहे हैं। नस्ला टावर गिराए जाने के बाद सड़क पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, मगर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। अदालती हुक्म पर नस्ला टावर तो गिरा दिया गया, मगर शाहराह फैसल से शाहराह कायदीन जाने वाले शहरियों की परेशानी बढ़ गई। मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार। सड़क पर मौजूद गड्ढे अवाम और गाड़ियों दोनों के लिए तकलीफ का बाइस है। किसी भी रोड पे चलो यही मसला है, गाड़ियों का काम निकाल हम लोग पागल हो गए, पैसे भर भर के। अब सवारी पैसा देती नहीं है, सड़कें बनती नहीं, हम लोग परेशान है। बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल। और ये आज से नहीं है, ये आज से पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ यही हाल है इसका। शहरियों का कहना है सड़क की टूट फूट में वाटर बोर्ड का भी अहम किरदार है, जिनका पानी का पंपिंग स्टेशन सड़क को सही हालत में नहीं रहने देता, और पिछले 20 साल से सड़क की यही हालत है। ये बनेगी भी नहीं, क्योंकि ये पानी का हेडन है, इधर पानी गिरता है, रोड खराब हो जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो सकता। नया पाकिस्तान है, पता नहीं क्या क्या टूटेगा। शहर में सड़कों की तामीर और बहाली शहरी इंतजामिया का काम है, और शहर कैद की आवाम चाहती है कि वो ये काम भरपूर अंदाज में अंजाम दें। कैमरामैन मुताहिर के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। सीएनजी स्टेशन कल सुबह 8 बजे से 3 रोज के लिए फिर बंद होंगे। सनतों और पावर प्लांट्स को इतवार और पीर को बंद रखने का फैसला कर लिया गया। सुई सदरन का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी सेक्टर को फराहमी मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा।
بالکل دیکھیں سوئس سدرن گیس کمپنی کی جانب سے ایک بار پھر کراچی میں سی این جی سیکٹر کو بند کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور آج باقاعدہ طور پر پھر اعلان کیا گیا ہے کہ 3 روز کے لیے سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل رکھی جائے گی۔ جمعہ صبح 8 بجے کراچی سمیت سندھ بھر کے تمام تر اسٹیشنز کو جو گیس کی فراہمی معطل کر دی جائے گی۔ پیر صبح 8 بجے تک 72 گھنٹوں کے لیے یہ جو گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ گیس حکام کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت مختلف گیس فیلڈ سے ملنے والی گیس کی جو مقدار ہے اس میں کمی کا سامنا ہے، اور ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لوڈ مینجمنٹ پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، جس میں نہ صرف سی این جی سیکٹر بلکہ انڈسٹریل صارفین کے لیے بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اتوار کو صبح 8 بجے سے پیر صبح 8 بجے تک 24 گھنٹوں کے لیے صنعتی صارفین کو بھی جو ہے وہ گیس کی فراہمی معطل رکھی جائے گی۔ تو ایک بار پھر کراچی میں جو سی این جی سیکٹر ہے اس کو بندش کا سامنا ہوگا، اور 2.5 مہینے کی طویل بندش کے بعد اب صرف 1 مہینے کا ہی گزرا ہے وقت، اور 5ویں مرتبہ جو ہے وہ سیکٹر کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا اعلان کیا گیا۔ بندش ہوگی جس میں 72 گھنٹوں کے لیے جو بند رکھا جائے گا، اور پیر صبح 8 بجے تک کراچی کے تمام تر سی این جی شکریہ حبیب ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی کارروائی، جعلی گولڈ اسکینڈل میں ملوث گرفتار خاتون کی بیٹی بھی قانون کی گرفت میں آ گئی ہے۔ نجی بینک گولڈ فائنانس اسکیم اسکینڈل میں دونوں ملزمان کے جوائنٹ اکاؤنٹ میں 110 ملین جمع ہوئے ہیں۔ دونوں خاتون ملزمان سمیت مجموعی طور پر 5 ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل کی کارروائی ہے، جعلی گولڈ اسکینڈل میں ملوث گرفتار خاتون کی بیٹی بھی قانون کی گرفت میں آ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سمر عباس سے۔ جی سمر، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی گولڈ اسکینڈل میں ملوث مبینہ ملزمہ فاطمہ لائبہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمہ پہلے سے گرفتار مرکزی ملزمہ عائشہ مرزا کی بیٹی ہیں۔ نجی جو بینک گولڈ فائنانس اسکیم اسکینڈل میں دونوں ملزماؤں کی جوائنٹ اکاؤنٹ میں 110 ملین جمع ہوئے۔ دونوں خاتون جو ہیں ملزمان سمیت مجموعی طور پر 5 ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ملزمان میں عائشہ مرزا کا بھائی سہیل مرزا جے ایس بینک کے ملازمین بھی شامل ہیں، جبکہ خاتون ملزمان کے اکاؤنٹ سے منتقل کردہ رقم سے جائیدادیں بھی خریدی گئیں۔ اس میں جو سب سے اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے جو اپنے ایک جو دوست تھے اس کو بھی 1 کروڑ سے زائد کی شاپنگ بھی کرائی۔ ایف آئی اے مزید تفتیش کر رہی ہے اس کیس پر۔ بہت شکریہ سمر عباس ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ ہائی کورٹ میں 21,000 سے زائد سرکاری ملازمتوں کے ٹیسٹ کے کیس میں سیبا ٹیسٹنگ سروس ٹیسٹ کے خلاف ایم کیو ایم کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سیبا ٹیسٹنگ سروس کے خلاف حکم امتناعی میں 14 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو طلب کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بلال احمد سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔ جی سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 21,000 سے زائد سرکاری ملازمتوں کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان کی درخواست کی سماعت کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم کیو ایم کے وکیل طارق منصور ایڈوکیٹ، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کورٹ روم میں کیا ہوا اور عدالت نے کیا فیصلہ سنایا ہے۔ جی طارق صاحب، بتائیے گا آج کی پروسیڈنگ کے بارے میں۔ دیکھیں، جو سندھ کے 58 سے زائد محکموں میں 21,400 سے زائد ویکینسیز کی جو گریڈ 5 سے 15 کی ریکروٹمنٹ ہے، اس سلسلے میں جو اسٹے آرڈر انٹیکٹ ہے ہمارے فیور میں 5 جنوری 2022 کو آنریبل سندھ ہائی کورٹ کے ڈی بی نے دیا تھا، تاکہ وہ تمام ٹیسٹ ہولڈ کیے تھے جو سیبا ٹیسٹنگ سروسز سے لیے جانے تھے سندھ حکومت کے 58 سے زائد ڈپارٹمنٹس میں۔ آج اس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران ہم نے معزز عدالت میں کچھ ڈاکیومنٹس ہم نے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ جمع کرائے ہیں، اور ان ڈاکیومنٹس کو آن ریکارڈ لے لیا گیا ہے۔ وہ ڈاکیومنٹس جو ہیں اس کے اندر جو ہے ایس سی سی پی گورنمنٹ آف پاکستان کے سرٹیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں، جس میں سیبا ٹیسٹنگ سروس کی الگ حیثیت اور اس کی رجسٹریشن، انکارپوریشن سرٹیفکیٹ، میمورنڈم، آرٹیکل آف ایسوسیشن کی تمام ڈیٹیلز ہے کہ اس کو گورنمنٹ آفیشیل چلا رہے ہیں، اور وہ کس طرح سکھر آئی بی ایکٹ کی 2017 اور سکھر آئی بی ایکٹ 2006 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک پرائیویٹ کمپنی رجسٹر کرائی، اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ وہ عدالت نے آج اس کو ریکارڈ پہ لے لیا ہے، اور ہمارا اسٹے آرڈر کنٹینیو ہے۔ مزید سماعت جو ہے 14 اپریل 2022 تک کے لیے ملتوی کی گئی، جب اس میں فردر آرگومنٹس ہوں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی عدالت نے آئندہ سماعت
पर एडवोकेट जनरल सिंध से जामिया रिपोर्ट तलब की है और उन्हें ये कहा है कि वो आइंदा समात पर ये भी बताएं कि IBS अखर और जो दीगर इदारे हैं उनके मातहत इदारे हैं या नहीं, अलग से जवाब जमा कराएंगे या फिर एडवोकेट जनरल सिंध ही तमाम इदारों की जानिब से जवाब जमा कराएंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल, हमें अपडेट करें। जामिया कराची में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात के दरमियान यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ज़हनी आजमाइशी मुकाबले इनकाद किया गया है। इवेंट पर हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा असफहानी भी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानेंगे। वाजिद, बताइएगा। जी, यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम एक क्विज़ मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया। इस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन सैयद जावेद रज़ा साहब से, जिन्होंने पाकिस्तान में क्विज़ का सबसे बड़ा इनाम 50 लाख रुपये जीता है। हम इनमें बात करेंगे। जी जावेद साहब, आज के प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, आप क्या कहेंगे आज इतना बड़ा क्विज़ मुकाबला कराची यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद किया गया? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल को ये एज़ाज़ हासिल है कि हम गुज़िश्ता 40 सालों से यौम पाकिस्तान और 14 अगस्त और बाब कौम के जो अयाम आते हैं, हम मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं और ये वाहिद हमारी तंजीम है जो पिछले 48 साल से इस सिलसिले को जारी रखे हुए है। वाहिद तंजीम है पाकिस्तान की। आज का जो मुकाबला था, इसमें तकरीबन 50 के करीब मुख्तलिफ़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की टीम ने हिस्सा लिया और बहुत सख्त मुकाबला हुआ। बच्चों की बहुत ज़बरदस्त तैयारी थी। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से सवालात पूछे गए, प्रॉम्प्ट जवाब आए मुझे, और मुझे खुशी है कि अब ये सिलसिला रिवाइव हो रहा है इस शहर में भी और दूसरे शहरों में भी, कि बच्चे मालूमात आम्मा की तरफ आ रहे हैं। और इसमें हमें जंग मीडिया ग्रुप का ज़बरदस्त ताउन हासिल रहा, KUBS का, और एक और हमारे स्पॉन्सर हैं उनका बड़ा ताउन हासिल रहा। मैं इस वक्त यहाँ यही कहना चाहूँगा कि वक्त की ज़रूरत है कि हम इल्म के फ़रोग़ के लिए इस किस्म के प्रोग्राम्स करें, और आपसे भी गुजारिश करूँगा आपके चैनल के तवस्सुस से कि आप अपने चैनल पे इस किस्म के प्रोग्राम्स के फ़रोग़ के लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करें। ये बड़ी खिदमत है और मैं समझता हूँ जिस तरह आप लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं तो यकीनन आप इस सिलसिले में भी कुछ ना कुछ तवज्जो फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे पाकिस्तान क्विज़ सोसाइटी इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन सैयद जावेद रज़ा साहब, जो यौम पाकिस्तान के हवाले से जो कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ उसके बारे में हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वाजिद। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। इंडस मोटर्स ने तमाम मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 3 से 12 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। गाड़ियां एक बार फिर हुई महंगी। इंडस मोटर्स ने कीमतें बढ़ा दी। तमाम मॉडल्स की गाड़ियों पर 2,87,000 से लेकर 12,57,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। यारिस 1.3 की कीमत में 2,87,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यारिस 1.3 मैनुअल 28,99,000 रुपए की हो गई, जबकि यारिस ऑटोमेटिक 3,14,000 रुपए इजाफे से 32,29,000 रुपए की हो गई। करोला 1.6 मैनुअल की कीमत में 3,69,000 का इजाफा कर दिया गया। 1.6 मैनुअल करोला 37,59,000 रुपए की हो गई। ऑल्टिस ग्रैंडी की कीमत में 4,90,000 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 46,89,000 रुपए हो गई। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की तरह गाड़ियों की कीमतों को भी कंट्रोल करे। इस वक्त गाड़ी की खरीदारी आम आदमी की पहुँच से दूर है। तौर पे मैं हुकूमत से अपील करूंगा, वज़ीर आज़म साहब से अपील करूंगा, जब वज़ीर आज़म साहब पेट्रोल को रोक सकते हैं कीमत पर, तो इनको क्यों नहीं इनके गले में ये हाथ डाल सकते और इनको क्यों नहीं ये तंबीह कर सकते कि जनाब आपने ये कीमतें नहीं बढ़ानी, कीमतें वापस लें। देखें, मैं बार बार कहता आया हूँ कि जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हर चीज़ पाकिस्तान में नहीं बनेगी। हम इनके हाथों में ऐसे ही ख्वार होते रहेंगे जिस तरह हो रहे हैं। टोयोटा ने रीवो की कीमत में 8,47,000 रुपए का इजाफा कर दिया, जिसके बाद इसकी नई कीमत 93,19,000 रुपए हो गई। सबसे ज्यादा इजाफा फॉर्च्यूनर की कीमत में हुआ है, जिसकी नई कीमत 1,20,99,000 रुपए हो गई। कैमरामैन मुताहिर हुसैन के साथ हबीब खान, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 181 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक रुपए पर दबाव बरकरार है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में तलब पर डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 181 रुपए 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। डॉलर महंगा होने से दरामदी लागत में मुसलसल बढ़ रही है। माहिरीन का कहना है कि 2 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 30 पैसे महंगा हो चुका।
रवानगी से कबल मार्च के शुरा से खिताब में रहनुमा JUI राशिद सोमरो ने कहा कि इमरान खान आपके घबराने का वक्त आ गया है। इमरान खान की जिंदगी यू टर्न पर मबनी है। आज गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। विफाकी वज़रा को मुल्क में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। इत्तेहादियों समेत हुकूमती अरकान भी वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने लगे हैं। इमरान खान को पैगाम देता हूँ, खान साहब आपके घबराने का वक्त भी आ चुका है और आपके परेशान होने का वक्त भी आ चुका है। और खान साहब, हम अंडे भी ला रहे हैं, हम कट्टे भी ला रहे हैं, हम मुर्गियां भी ला रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐवान वज़ीर आज़म से निकलेंगे तो कोई तो आपके लिए काम हो। हम अंडे भी आपको देंगे, कट्टे भी देंगे, मुर्गियां भी देंगे, ताकि आप जेल में अपना दिल बहला सकें। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसाद ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे की पेशगोई कर दी है। कहते हैं कि इमरान खान के अपने ही लोग इसे धोखा दे रहे हैं। करीबी साथी आइंदा 2 दिन में इमरान खान के पास कम आना शुरू होंगे, इसके फ़ोन का जवाब भी नहीं देंगे। मंजूर वसाद ने अपने बयान में दावा किया कि इमरान खान गुस्से में आकर इस्लामाबाद जलसे में कंटेनर पर इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर सकते हैं। मुल्क की सियासत के लिए 2-3 दिन बहुत ही अहम और मुश्किल हैं। मंजूर वसाद ने कहा कि इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका। कौमी असम्बली में इमरान खान की अक्सरियत नहीं रही। अब हर जगह से अपोजिशन के हक में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है। अपने ही लोग इससे धोखा दे रहे हैं, मगर इसके बावजूद ऐसा नाकाम वज़ीर आज़म कभी नहीं देखा। मंजूर वसाद ने कहा कि जाते जाते इमरान खान सिंध में गवर्नर राज लगाने की कोशिश करेंगे, मगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा। मुशीर ज़राअत ने कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि सिंध में गवर्नर राज लगाए। इमरान खान के दौर में सूबों में एहसास महरूमी बढ़ी। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियां बंद करके अपनी गलतियों की इस्लाह करें और दोबारा वोट हासिल करने की कोशिश करें। मुल्क में कोई हुकूमत बचाने तो कोई गिराने में लगा हुआ है। पूरी दुनिया में हमारी जगहंसाई हो रही है। इमरान खान बज़दार जैसे वज़ीर आला को बचाने के लिए अकेले होते जा रहे हैं। हुकूमत अपोजिशन कशमकश, हुकूमत गिराने और बचाने की जंग। मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को अपनी इस्लाह करके आवाम के पास जाने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क के सियासी हालात मखदूश हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन हुकूमत गिराने और बचाने में लगे हुए हैं। अफसोस, मुल्क में सियासतदान सब हैं, लेकिन कोई लीडर नहीं जो कौम की भलाई का सोचे। हमारे तमाम लोग सियासतदान हैं, सियासतदान, ये लीडरान नहीं है, ये लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर अगले इलेक्शन का नहीं सोचता, लीडर अगली नस्लों का सोचता है। हमारे यहाँ कोई भी सियासतदान वो अगली नस्लों का नहीं सोच रहा, वो इस चक्कर में है कि वो अगला इलेक्शन कैसे जीते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इमरान खान के रवैये से मुल्क 3 हफ्ते ना चले, 3 साल पता नहीं कैसे चल गया, जबकि अब उनको लाने वाले भी न्यूट्रल हो गए हैं। इस हुकूमत की वजह से हर दूसरा आदमी एस्टेब्लिशमेंट पर कमेंट कर रहा है। आपको इस मुल्क को चलाने के लिए एक असेंबली की जरूरत है। ऑपोजिशन जो है वो वोट लेकर आई है, आईनी तकाजे हैं कि उनसे बात करना आपको जरूरी है। तो एक वजीर आजम कह के मैंने बात ही नहीं करनी, मैंने मिलना है, तो मुल्क में तो आईनी बुहरान आपने खुद पैदा कर दिया। तो ये किसी और का, ये तो बहुत देर तक चल गई है कहानी, 3.5 साल तक चल गई है। इस एटीट्यूड के साथ तो ये मुल्क 3 हफ्ते नहीं चल सकता था, ये 3.5 साल चल गया। ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम। चेयरमैन PSP का कहना था कि किसी सूबे में असूली सियासत नहीं होती जो अवाम की फलाह के लिए काम करे। जो काम अपोजिशन का था वो हुकूमत ने शुरू कर दिया, गालियां देना, इल्जामात की सियासत की। उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया कि वो दोबारा वोट लेने के लिए अवाम के पास जाने की तैयारी करें। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी रहना है या नहीं, MQM ने अभी फैसला नहीं किया। MQM रुकन कौमी असम्बली कीश्वर ज़ोहरा ने वाज़ेह कर दिया। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि माजी अच्छा नहीं रहा, पहले दूसरे के बाद तीसरे को आजमा रहे हैं। PTI हुकूमत के सामने अपनी यादाश्त रख दें, 2 तरफ नहीं 3 तरफ बात कर रहे हैं।
एमक्यूएम की पॉलिसी सिर्फ ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं आवाम के बारे में क्या सोच रहे हैं, और हम लो पावर्टी लाइन और मिडिल क्लास की जमात हैं। हम तो उन चीज़ों को देख रहे हैं कि माजी अच्छा नहीं रहा, पहले ने उनको भी आजमाया, दूसरे को भी आजमाया, अब तीसरे को आजमा रहे हैं। लेकिन ये कि इनके सामने हमने अपनी अर्जाश रख दी है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, ऐसा हम ही नहीं कह सकते आप। अभी कोई फैसला नहीं हुआ आप कह रही हैं? शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने शहर में मज़ीद गर्मी की पेशगोई कर दी है। शदीद गर्मी का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदा रबिया खान से, जो इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के साथ मौजूद हैं। रबिया, बताइएगा। जी बिल्कुल कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत का इस सिलसिला कब तक जारी रहेगा, जानते हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, बताइएगा, एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, कब तक ये गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, इसमें 24 या 25 से जैसे कि हम उसमें मेंशन कर रहे थे, तो 3-4 दिन अगले और हैं, उसमें वही 37-38 और हो सकता है किसी दिन 39 तक भी चला जाए, खासकर 26 मार्च को। तो ये स्पेल जो है ये यानी आज कह लें आप, आज से शुरू है तो ये 28 तक, 27 या 28 तक चलेगा। फिर 2-3 दिन का उसमें एक तरह से कमी आएगी, 2-3 दिन टेम्परेचर में, और फिर 29-30 मार्च से फिर दोबारा एक स्पेल आएगा। 30 मार्च से लेके 4-5 अप्रैल तक चलेगा वो। तो जो शुरू के दिन होंगे रमज़ान के, उनमें भी गर्मी रहेगी, और वही रेंज जो है 37-38 इस रेंज में रहेंगे टेम्परेचर। रमज़ान की आपने बात की, अगर हम पूरा रमज़ान का महीना बात करें, यानी अप्रैल की अगर हम बात करें, तो कैसा मौसम अप्रैल में आप देख रहे हैं? देखिए, अप्रैल अमूमन आप जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, मार्च कम गर्म, फिर अप्रैल इससे ज़्यादा गर्म, फिर मई और जून तो बिल्कुल पीक पे होती है गर्मी। तो अप्रैल ज़्यादातर तो गर्मी गुजरेगा, यानी पहला हफ्ता तो गर्मी है, वो तो अभी तक मतलब इंडिकेशन यही है कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसकी वजह ये है कि वैसे भी मार्च के मुकाबले में अप्रैल की जो एवरेज दर्जा हरारत है ना, उसमें भी 3 डिग्री का इजाफा हो जाता है, यानी ये 33 है या 32 पॉइंट समथिंग, तो वो 35 हो जाता है अप्रैल का। तो इसलिए अप्रैल तो यूजुअली गर्मी होता है। इस थोड़ा ह्यूमिडिटी का फैक्टर भी आ जाता है कि ह्यूमिडिटी उसमें थोड़ी बढ़ जाती है, मार्च में कम होती है और अप्रैल में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, यानी 40-50 के दरमियान एवरेज रहती है। तो ओवरऑल वार्म एंड ह्यूमिड ही अप्रैल होगा। जी बिल्कुल, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का यही कहना था कि रमज़ान में भी कराची वालों को गर्मी का सामना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो तकरीबन 39 से 4 महसूस की जा सकती है। तो कराची वाले रमज़ान के लिए भी तैयार हैं और गर्मियों के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि आज से रबिया हमें अपडेट करने के लिए। जामिया NED में पाकिस्तान में बुलंद इमारतों की तमीर से मुतल्लिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुल्क में तामीरात के शोबे में दरपेश मसाइल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की गई। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा आदिया नाज से। आदिया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जामिया NED में बुलंद इमारतों की तामीरात से मुताल्लिक एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है, और इस सेमिनार से यहाँ शहर भर के बिल्डर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्होंने इस सेमिनार में शिरकत की है। और एक डिस्कशन पैनल है, मुसलसल डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान में इमारतों की तामीरात में किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। ओवरऑल जो है वो इस मामले का जो कंक्लूजन था वो ये था कि दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि इमारतों की तामीरात के हवाले से तरक्की हो रही है, मुसलसल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अभी जूं का तूं है और वो जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रही कंस्ट्रक्शन के शोबे में। यहाँ पर NED यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग के तलबा और तालबात हैं, इनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, और उनको इस हवाले से अवेयरनेस दी जा रही है कि अगर वो इंजीनियरिंग के शोबे में आते हैं तो उनकी किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना होगा। ओवरऑल अभी भी डिस्कशन का सिलसिला जारी है, और यहाँ पर आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी भी मौजूद थे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे सरोश हशमत लोधी साहब, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को अभी बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये जो इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं इनकी मदद भी लेना होगी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं इनको क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जानते हैं, तो अमूमन उनका ये भी कहना है कि जब कोई नई चीज़ तामीर होती है तो NED यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी से बाकायदा रब्ता किया जाता है और फिर यहाँ से मॉडल लिया जाता है और फिर उस मॉडल के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो अब तक जो है वो पाकिस्तान की कामयाब यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होता है। तो डेफिनेटली अंदर जो लोग मौजूद हैं वो इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो बुलंद इमारतें हैं, उनमें टाइम फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, उनमें मटेरियल किस तरह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अंदर डिस्कस हो रही हैं और ये सिलसिला जो है मुसलसल जारी है। जी बहुत शुक्रिया आदिया। आपको बताएं, पॉइंट्स ऑफ सेल से मुंसलिक होने वाले में कराची सबसे आगे है। FPCCI के नायब सदर MA जब्बार ने कहा कि POS से मुंसलिक होने वाले टैक्स नैप में इजाफा तो हुआ है, लेकिन इसके बाद दरपेश मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल कराया जाए। रिपोर्ट देखिए। पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने में कराची सबसे आगे। FBR का बड़े रिटेलर्स को POS से मुंसलिक करने पर तेजी से काम जारी। वफाक ऐवान सनअत और तिजारत के नायब सदर MA जब्बार का कहना है कि पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक होने पर टैक्स नेट में इजाफा होगा, जो दुरुस्त इकदाम है। ताहम रिटर्न फाइल में जो दुश्वारी है उसमें भी FBR अफसरान मदद करें। IT सिस्टम जो है वो कहीं पे मिस मैजिक की वजह से इनको फाइलिंग में दुश्वारी है, इनको अपने हिसाब किताब को ठीक करने में, एडजस्टमेंट करने में दुश्वारी है। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर तो यही होगा कि FBR के चंद फील्ड ऑफिसर माहिरीन के साथ इन पॉइंट ऑफ सेल्स को विज़िट करें रेगुलरली। इनके मसाइल जो है मंथली रिटर्न से पहले या रिटर्न के दौरान जो है उनसे पूछें। उन मसाइलों को अगर बतदरीज हल किया जाए, मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम जो है वो चल पड़ेगा। MA जब्बार ने कहा कि पाकिस्तान में $150 अरब की रिटेल सेल होती है, जो पाकिस्तान की GDP का निफ्स है। पाकिस्तान में रिटेल सेल जो है ये दो बड़ी मेरा ख्याल है कि मुस्तनद किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि 150 बिलियन US$ इक्वलेंट रिटेल सेल है पाकिस्तान में। थोड़ी देर के लिए आप ये कहें कि GDP अगर पाकिस्तान की 300 बिलियन है तो आखिर उसकी कंजम्पशन जो है वो कहाँ होनी है? वो कंजम्पशन किसी रिटेल की जगह पे होनी है। वफाक ऐवान सनअत और तिजारत ने हुकूमत और FBR को तजवीज़ दी है कि मौजूदा टैक्स दहंदगान पर टैक्सों का बोझ डालने के बजाय जो टैक्स नेट में नहीं उनको भी नेट में लाकर टैक्स आमदनी बढ़ाई जाए। अशरफ खान, सिटी 21। कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में नया जिम्नेजियम तकमील के मराहिल में है। जिम्नेजियम में इंडोर खेलों की सहूलत शहरियों को हासिल होगी। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ताउन से एक मरकजी जिम्नाजियम जो है वो तकमील के आखिरी मराहिल में कराची वालों के लिए बेहतरीन तोहफा होगा। आइए हम आपको इसमें दिखाते हैं कि यहाँ से जो है इस वक्त इसमें रंग रोगन हो रहा है, इसकी तज़मीन हो रहा है। इस मुकम्मल तौर पर इसको काफ़ी अरसे से ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद था और यहाँ पर 10,000 स्क्वायर फुट पर ये जो है इंडोर जिम्नाजियम है, जिसके अंदर इंडोर खेल सारे, जिसके अंदर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल और तमाम चीज़ें खेली जाएंगी और स्टेट ऑफ द आर्ट ये बनाया जाएगा और इसमें वुडन फ्लोर भी बनाया जाएगा। जबकि अगर हम देखें तो इसमें रंग रोगन का काम जो है वो इख्तितामी मराहिल में, छत भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, लाइटिंग भी होगी, इसके अंदर एयर कंडीशन का इंतजाम भी होगा, जिसके बाद जो है कराची के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन खेलों की सरगर्मियों के लिए एक जगह उनको मिल जाएगी जहां बैठकर वो, और यहाँ पे कोचिंग स्टाफ भी होगा, जिसके बाद वो जितने इंडोर खेल थे उसके अंदर चाहे टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, थ्रो बॉल हो, वो यहाँ आकर खेल सकते हैं और इसकी बहुत ही नॉमिनल फीसिस हैं। तो अगले कुछ ही हफ्तों में ये बिल्कुल तकमील के बाद जो है बहुत शुक्रिया महमूद रियाज। कराची के पीपल्स स्टेडियम में सिंध फुटबॉल लीग जारी है, जिसमें सूबे भर से 10 टीमें शिरकत कर रही हैं। यह कराची का पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम, जहां सिंध फुटबॉल लीग के मैचेस खेले जा रहे हैं। लीग में 10 टीमें शरीक हैं, जबकि इनके दरमियान 23 मैचेस खेले जाएंगे। ग्राउंड में तमाशाइयों का जोश भी काबिल दीद है। लीग में शामिल खिलाड़ियों का कहना है कि ऐसे इवेंट्स के इनकाद से खेलों का फरोग होगा। सर बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर। जो यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि वो अब नए प्लेयर्स में, अपने इतने बड़े प्लेयर्स में जिनको टीवी में देखा करते हैं उनके साथ अब खेला कर रहे हैं, तो इनसे बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है। दूसरा एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको खेलने का एक तरीका पता चल रहा है दूसरों से, और अपना खेलने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। और हमारी जो पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है जिस पे पाबंदी है, इंशाल्लाह ऐसे ही प्रोग्रामों से जो हमारी पाबंदियाँ भी हट जाएंगी और आगे जाके हमारी मुस्तकबिल भी इंशाल्लाह अच्छी तरह फुटबॉल में इंशाल्लाह आगे देखेगी। सूबाई हुकूमत तमाम अजला में खेलों के फरोग के लिए काम कर रही है। हर जिले में जो खेल मकबूलियत रखता होगा वहाँ इसके फरोग के लिए इक़दाम किए जाएंगे। फुटबॉल के शायकीन का कहना है कि अगले सीजन में गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में होंगे, जिसके बाद लीग की मकबूलियत में इजाफा होगा। कैमरामैन अजमल के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21।